कौन लोग हैं जो ये एमसीए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी टेक्निकली क्या एलिजिबिलिटी है और किन लोगों को एक्चुअल में करना चाहिए। कई सारे लोग हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते, वो भोपाल आके आपसे नहीं पढ़ सकते, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑनलाइन रहते हुए भी वो सीख लें? नंबर 1, उनकी मैथ्स वीक है। नंबर 2, उनका कंप्यूटर्स वीक है। नंबर 3, उनकी इंग्लिश वीक है। और इन 3 वजहों से उन्हें ये डाउट होता है क्या हमें एमसीए की तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। बहुत डिमांड थी इस वीडियो की जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे साथ आज हैं शरद गुप्ता सर और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स इतने समय से मेरे पास आ रहे थे और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें शरद सर के साथ हम लोग बात करेंगे कि एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, कौन इसमें एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बारे में सवाल कर रहे हैं, ढेर सारे सवाल हैं। तो आज ये सवाल मुझे पूछने हैं शरद सर से और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। सबसे पहले स्वागत करते हैं शरद सर का। वेलकम शरद सर। थैंक यू सो मच सौरभ। तो सर, ये जो आज का वीडियो बना रहे हैं ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही है और स्टूडेंट्स को बहुत सारे सवाल हैं, तो उसमें से मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। जो अब यहां पर कई बच्चों को कई तरह की डाउट्स हैं। पहला डाउट उनके दिमाग में ये आता है कि क्या हम सेल्फ स्टडी करके निमसेट निकाल सकते हैं, बिकॉज कई सारे लोग हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते, वो भोपाल आके आपसे नहीं पढ़ सकते, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑनलाइन रहते हुए भी वो सीख लें? बिल्कुल पॉसिबल है सौरभ, जो आपने बोला, और इम्पीटस गुरुकुल तो स्पेशली इसी बात के लिए जाना जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये डिसीजन आपको लेना है कि सेल्फ स्टडी से निकालना है, ऑनलाइन से निकालना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके क्लासरूम। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले जरूरी इंफॉर्मेशन होती है कि हम उस एग्जाम के बारे में सही जाने, उस एग्जाम से रिलेटेड छोटी छोटी चीजों को समझे, बारीकियों को समझे, एग्जाम पैटर्न को समझे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझे, सिलेबस को समझे और फिर राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पर सेल्फ स्टडी किस चीज की कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी मान लो रेस में कंपटीशन में पार्ट करना है, आप दौड़ रहे हो पर आपको ये नहीं पता कि जो कॉम्पिटिटर है उसकी स्पीड क्या है, नेशनल स्पीड क्या है, इंटरनेशनल स्पीड क्या है। अगर वो आप दिमाग में रख के चलोगे तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी से भी निकाला जा सकता है। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक पूरी इंफॉर्मेशन ना हो प्रिपरेशन का कोई सही मायना नहीं निकलता। मुझे भी लगता है सर कि सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा सामने खड़े होके। आप तो ऑनलाइन में काफी लेकिन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, तो अच्छी बात है कि ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को मिड वे में ऐसा लग रहा है कि महीने 2 महीने तो उसने ऑनलाइन पढ़ा लेकिन वो बात नहीं आ रही है, तो क्या वो बीच में आपके कोर्स को भोपाल के ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि पहला क्वेश्चन कि अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को मैं बोलूंगा एक बार सिलेबस अच्छे से देखें। अब हम लोग एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सीरीज भी रखी मैंने, जिसका डेटा हैंडलिंग चार्ज केवल 100 रुपीज लगता है। कई बच्चे सोचते हैं कि हम ज्वाइन करने से पहले कुछ देखें, तो मैं बोलता हूँ कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके एक्चुअल पेपर का फील लें, पहले देखें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिर सिलेबस को अच्छे से समझें और पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के साथ मैं मानता हूं अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो नंबर 1 उसको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए कि जो सिलेबस हो रहा है उसकी टेस्टिंग करता रहे। जैसे इम्पीटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज में सबसे यूनिक चीज है कि हम लोग एक वीकली प्लान देते हैं, क्या पढ़ना है, उसका स्टडी मटेरियल भी देते हैं, फिर संडे टेस्ट होता है और उस टेस्ट का लाइव एनालिसिस, तो बच्चा एक रिदम में आ जाता है। अब मान लो कि वो सेल्फ स्टडी अच्छे से कर रहा है और टेस्टिंग दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर मान लीजिए सेल्फ स्टडी में उसके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है या उसका मैथ्स वीक है, तो वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन में भी डिसिप्लिन नहीं बन कर पा रहा तो क्लासरूम में भी आ सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बट एक प्रॉपर डिसीजन कि मुझे करना है और मैं चाहे जो भी हो एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना, अगर ये डिसीजन ले ले तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस वो डिसाइड कर सकता है कि वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करे। तो अभी यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर सवाल है और उसको मैं थोड़ा सा कवर करके लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और सबको मिला के एक सवाल बनाना चाहता हूँ। कौन लोग हैं जो ये एमसीए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी टेक्निकली क्या एलिजिबिलिटी है और किन लोगों को एक्चुअल में करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एज पर नाउ अगर हम सबसे पहले बात करें तो 23 की गाइडलाइन में निमसेट हर साल कुछ कुछ रिलैक्सेशन दे रहा था। इस बार बहुत ही अच्छी चीज हुई कि निमसेट ने एक चीज डिक्लेयर कर दी, एनी ग्रेजुएट। उसके एलिजिबिलिटी में लिखा एनी ग्रेजुएट, जबकि पहले लिखा होता था कि बीएससी मैथ्स ये वो, तो बड़े कंफ्यूज रहते थे, तो उन्होंने एक लाइन कर दी एनी ग्रेजुएट। अच्छा, ग्रेजुएशन में बहुत सारे आप देखते हो कोर्स आ गए यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग बीबीए बीकॉम ये वो सब। एनीवन
कैन गिव निमसेट, बट उसके साथ क्या होना चाहिए कि उसका ग्रेजुएशन लेवल पे 1 ईयर मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बीए वाला बच्चा भी एलिजिबल है, बीकॉम वाला भी है, बीबीए वाला भी है, बीसीए वाला भी है, पर वो कम से कम 1 साल उसके पास मैथ्स होना चाहिए। बस इतना सा क्राइटेरिया लगाया, 12th मैथ्स हटा दिया, और साथ में उसके 60% या 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। वो हर बच्चा एग्जाम दे सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपके 11th 12th में आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं भी था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन आप किस स्ट्रीम में कर रहे हैं इससे भी दिक्कत नहीं है। बस ये चेक कर लीजिए कि कम से कम एक सेमेस्टर में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कई जगह पर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन स्टैटिस्टिक्स होता है, तो वो भी आपको एलिजिबल बनाएगा। तो चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप देख लीजिए अपने करिकुलम के उसमें मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना अभी भी आपके पास मौका है, आप चेंज कर सकते हो, इससे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाएगा। तो सर मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छी बात है, निमसेट ने ये रिलैक्सेशन दिया है और बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आइडियली किन लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि एमसीए करना चाहिए? देखिए, आइडियली अगर कोई बच्चा सपोज 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहा है और वो इंजीनियरिंग एग्जाम देता है या टेक्निकल में जाना चाहता है, किसी वजह से ना जा पाया हो, या कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 10th में थोड़ा मैथ्स का फेयर रहता है और वो कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, बायो ले लेते हैं, पर उनको बाद में लगता है कि हमें कंप्यूटर फील्ड में कैरियर बनाना है, अच्छा कैरियर बनाना है, और क्योंकि देख भी रहे हो मार्केट में कंप्यूटर्स और टेक्निकल की डिमांड है, फिर उन्हें लगता है कई बार कि हम डिप्लोमा कर लें या कहीं से इधर उधर से कोर्स कर लें, पर उससे समझ में आता है लॉन्ग टर्म अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे। ऐसे सभी बच्चों को मैं बोलूंगा कि एमसीए इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एमसीए करके वो एक मास्टर डिग्री लेते हैं, एक तो पीजी डिग्री है, मास्टर डिग्री और टॉप डिग्री ले लेते हैं, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो सपना बाई चांस 11th 12th में पूरा नहीं हुआ वो निमसेट के थ्रू या सीयूटी के थ्रू ऐसे करके या डीयू के थ्रू, क्योंकि एमसीए केवल ऐसा नहीं निमसेट से होता है, डीयू यूनिवर्सिटी से भी होता है, बीएचयू से भी होता है, जेएनयू से भी होता है, पुणे यूनिवर्सिटी से भी होता है। ऐसी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां से बच्चा एमसीए करके टेक्निकल लाइन में जाके एक अच्छी जॉब ले सकता है और अच्छा करियर बना सकता है। तो एक अच्छा टैग अगर आपके प्रोफाइल में जुड़ जाता है, एक अच्छे कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, तो इसका जीवन भर आपको फायदा मिलता रहता है। तो अगर आप हो सकता है आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए हो, इंजीनियरिंग में आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो एक और मौका है एमसीए के रूप में, आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। तो सर ये जो निमसेट एग्जाम है, वैसे तो सब लोगों को शायद पता हो, लेकिन निमसेट एग्जाम में कुल मिलाकर कितने कॉलेजेस हैं? देखो, निमसेट के थ्रू 10 एनआईटीज मिलती, अभी 10 एनआईटीज से एमसीए हो रहा है। इसमें त्रिची हुआ, इलाहाबाद हुआ, वारंगल हुआ, ये अच्छी, सूरतकल हुआ, भोपाल मैनेट हुआ, ये अच्छी एनआईटीज में आती है। तो 10 एनआईटीज हैं। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी इसी के थ्रू मिलता है, एसबीटीयू कानपुर इसी के थ्रू मिलता है, आईपीयू के भी कॉलेजेस निमसेट के थ्रू मिलते हैं। तो एक ये हो गया एग्जाम निमसेट, जिसके थ्रू बच्चे अच्छे कॉलेज से एमसीए कर सकते हैं। दूसरा, अब क्योंकि जैसे आपने देखा होगा सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी होने लगा, मतलब अब ऑल ओवर इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया सीयूटी। वो दे के बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, बीएचयू में ले सकता है, डीयू में ले सकता है, और ये सबके सिलेबस, निमसेट का सिलेबस और सीयूटी का सिलेबस सेम है। एग्जाम पैटर्न में बस क्वेश्चन का अंतर है, 120 निमसेट में आते हैं तो इसमें 100 आते हैं, सेम पैटर्न है, ऑनलाइन एग्जाम है। तो एक प्रिपरेशन से वो कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत नीचे भी रह जाती है तो आपके पास सेकंड नंबर पे भी चॉइस में कॉलेज है, थर्ड नंबर पे, तो जहां पे बहुत सारे कॉलेजेस आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं तो उस एग्जाम की तैयारी करना हमेशा सेफ साइड पे रहता है। अब सर मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इस बात में भी डायलेमा में रहते हैं। उनको लगता है नंबर 1 उनकी मैथ्स वीक है, नंबर 2 उनका कंप्यूटर्स वीक है, नंबर 3 उनकी इंग्लिश वीक है, और इन 3 वजहों से उन्हें ये डाउट होता है क्या हमें एमसीए की तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये सबके मन में रहती है शंका कोई भी एग्जाम में। पहली बात तो कोई चीज वीक है तो उसकी वजह होती है उस पर हमने कभी एफर्ट या टाइम नहीं दिया। मैथ्स वीक है इसका मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स नहीं पढ़ी, अगर कंप्यूटर वीक है तो हो सकता है टच भी नहीं रहा, इंग्लिश वीक है तो आप सभी बच्चों को एक बात बोलूंगा, वीक होना एक बिल्कुल सही बात है कि वीक हो सकती है, पर उसके बाद भी अगर आप टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक ना एक स्टेज तो कभी ना कभी आएगी, या तो 12th में होगी या ग्रेजुएशन में होगी या फिर पीजी के बाद होगी या फिर कभी नहीं होगी। तो कभी एक स्टेज पे तो आपकी जो वीक चीज है उसको इंप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी वीकनेस दूर नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैं ऐसे सभी बच्चों को, स्पेशली कंप्यूटर का इतना रोल नहीं है एंट्रेंस में, इंग्लिश का भी नहीं है, मेनली मैथ्स का ही रोल है, मैथ्स और एलआर का 84% रोल है।
तो आप पीछे से पढ़ो, जितनी लंबी छलांग लेना उतने पीछे जाना पड़ता है, जितना ऊंचा पेड़ जाता है उतने नीचे भी जाता है, जितनी ऊंची बिल्डिंग उतने ही नीचे। तो जिनका वीक है मैं बोलूंगा उनको 11th-12th की बुक नहीं उठाना, उनको 9th-10th की उठाना। Okay. वो पीछे से जाएंगे तो आगे तक पढ़ जाएंगे। मतलब पुराने पाप आपको धोने पड़ेंगे, बिल्कुल। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर आपके बेसिक जो मैथ्स है 9th-10th की जो मैथ्स होती है वो भी अगर वीक है तो आपकी रीजनिंग में आपको दिक्कत आएगी, जो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है वो वीक हो जाएगा, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती। तो सर आइडियली स्टूडेंट को कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की, जिससे कि ये सारी अगर उसकी कमियां भी हैं तो वो उसको कवर कर सके? मेरा एक मानना है, जो आपने भी देखा होगा कि आईआईटी के लिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 8-9 से प्रिपरेशन करते हैं, कुछ 11th से, कुछ 12th से। अगर हम ग्राफ उठा के देखें तो जिन बच्चों ने 8-9 में किए उनके हाईएस्ट सक्सेस रेट है, क्योंकि उन्हें ज्यादा समय मिला, और जिनने 12th में की उनके सक्सेस रेट कम है या फिर ड्रॉप लेते हैं। ये सेम थिंग कि जैसे ये सेशन कोई बच्चा सुन रहा है और उसने सोचा फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दे, सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर से, फाइनल में तो फाइनल से। क्योंकि कोई को पता चल जाए और फिर भी सो जाए, वो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। आपको नहीं पता जब तक, ठीक है, हम लोग ये अवेयरनेस जैसे सेशन ले रहे हैं, तो जब तक आपको नहीं पता कोई बात नहीं, पर अगर आपने ठान लिया तो कर दें स्टार्ट, और जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन टफ है। आइडियली 2 ईयर प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं उनके सक्सेस रेट बहुत हाई होते हैं। जो 3 ईयर वाले होते हैं उनके लगभग 100% ही मान सकते हैं अगर उन्होंने सही से मेहनत की। फाइनल ईयर वाले बच्चे कभी कभी उतनी मेहनत मान लो उतना नहीं दे पाते तो फिर ड्रॉप लेना पड़ता है। तो जो जितनी जल्दी करेगा उतना अच्छा है, कोई समय नहीं, बस अगर सोच लिया तो स्टार्ट सेम डे से करना चाहिए। मैंने हमेशा देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं रहता है, स्कूल में कॉलेज में कभी बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं बने, तो उनको कभी भी ये भरोसा ही नहीं होता है कि वो एकेडमिक्स में जब इतने अच्छे नहीं है तो एंट्रेंस एग्जाम में कैसे अच्छी रैंक ले आएंगे। अब मैं तो पर्सनली जानता हूं कि आपके ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट्स रहे जिनके परसेंटेज बहुत कम रहे थे, बहुत बेकार एकेडमिक था, लेकिन उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करा है। तो आप ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण इतने अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं? देखो, एकेडमिक के साथ अलग चीज होती है। एकेडमिक के समय कई बार बच्चे सीरियस नहीं होते, कई बार बच्चे उस ढंग से नहीं सोचते, पर एक तो ये एंट्रेंस एग्जाम है, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम, इससे आपका पूरा कैरियर और अगले 50 साल बनने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी बात, मैं बहुत ही पीछे से ले जाता हूँ, कोई बात बेसिक से पढ़ाना, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, उनको ये पता होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उससे उन्हें आगे क्या मिलेगा, वही चीजें मोटिवेट करती है। कि जैसे हम बोले इस रूम की सफाई कर दो, हो सकता है आप मन से ना करो, पर मैं बोलूं 10 लाख दो और अब सफाई कर दो, तो आप उसको ऐसा चमका दोगे। तो वही चीज है कि अगर आपको ये पता हो कि इसके करने से क्या मिलने वाला है तो आपका फोकस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो जो भी कमियां हैं उसको दूर करना पड़ेगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड कैसा था। अगर आप अभी से भी मेहनत करना चालू करेंगे तो आप अचीव कर लेंगे। और सर मैं पर्सनली इस बात को बिलीव करता हूं, क्योंकि मैंने भी एमसीए की आपके अंडर में तैयारी करी थी और फाइनली अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक आई, जॉब भी लग गई वहां से, लेकिन जॉब ज्वाइन नहीं करी। तो जरूरी नहीं है कि एमसीए हम करके कंप्यूटर्स की फील्ड में ही जा रहे हैं। मेन बात यह है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, ये तैयारी करने से एक इंसान तैयार हो रहा है, वो उसमें काबिलियत आ रही है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की जो जर्नी, आप तो बहुत करीब से देखते हैं एक एक बच्चे को, तो वो जर्नी का क्या इम्पैक्ट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सौरभ आपने। आप तो मेरे स्टूडेंट भी रहे हो, आपने ऑल इंडिया 6th रैंक भी अचीव की। सबसे अच्छी बात है कि सौरभ सर ने 6th रैंक अचीव की, प्लेसमेंट होने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं लिया। स्टार्टिंग से ड्रीम था टीचर बनना है, और भी मेरे ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया। पर जो इंटायर जर्नी होती है एंट्रेंस एग्जाम की, मैं तो बोलता भी हूँ कि इम्पीटस गुरुकुल केवल पढ़ाने के लिए नहीं जाना जाता या केवल मैथ्स के लिए नहीं जाना जाता, आपकी लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ये जो 1 साल एंट्रेंस बच्चा पढ़ता है, 2 साल, उससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। क्या करेगा आगे जाके वो तो बात की बात है, पर उसको एक चीज समझ में आ जाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये एंट्रेंस के सक्सेस और कॉन्फिडेंस देती है कि जब मैं पहले कुछ नहीं कर सकता था और अब इतना अचीव कर लिया तो मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। और यही चीज जो है उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होती है। तो बहुत अच्छी बातें आज हम लोगों को पता चली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर आपको नई जानकारी पता चली है, और सर ने आपको अच्छे से सारी चीजें, सारे सवालों के जवाब दिए हैं। इसके अलावा भी आपके दिमाग में अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर, या तो सवाल इंपॉर्टेंट हुआ तो डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। बाकी शरद सर के चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उनकी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप इनके बारे में पूरा सब कंटेंट देख सकते हैं, इनके कोर्सेज कैसे ज्वाइन करना है वो भी आप देख सकते हैं। बट मेन बात ये, जरूरी नहीं है कि आप एमसीए ही करें,
ये लोग, कई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद एमसीए नहीं करना चाह रहे हो, कुछ और करना चाह रहे हो, लेकिन सक्सेस का जो रास्ता है ना वो एक जैसा ही होता है सब जगह पर। तो शरद सर ने जिस तरीके से मुझे तैयार किया है, इतने सारे बच्चों को तैयार किया है, तो आप शरद सर के चैनल को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि सर की जो मोटिवेशनल बातें हैं वो आपको पॉजिटिविटी से भर देंगी, जैसे मुझे भरा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भरा है। तो सबसे पहले मुझे खुशी है आज कि मैं एक बार फिर आपके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूं, और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, काफी लोग तो आपको ऑलरेडी जानते हैं, मैं अक्सर कई वीडियो में आपका नाम आ ही जाता है, ऐसा कभी मौका नहीं छोड़ता हूं मैं कि अगर मुझे अपने टीचर को याद करना और आपका नाम ना हो। तो सभी बच्चे इस बात को जानते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है एंड थैंक यू वेरी मच। आप इस तरीके से आज यहाँ पर आके बच्चों को आपने गाइड किया। एनी मैसेज? थैंक यू सो मच सौरभ। और मैं कुछ बोलना चाहूंगा तुम्हारे लिए भी। सबसे पहले तो किसी भी गुरु को सबसे ज्यादा गर्व जब होता है जब उनके स्टूडेंट कुछ करें। आज मैं एक चीज बिल्कुल गर्व से बोल सकता हूं कि सौरभ को पूरा इंडिया जानता है, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में कई जगह, जैसे मैं यूएस भी गया और मेरा खुद ब्रदर इन लॉ फेसबुक में है, उसने बताया उसके कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि कभी प्रॉब्लम आने पे वो चैनल आपके फॉलो करते हैं। आज मेरे पास जो एमसी एंट्रेंस का बच्चा आता है, शायद ही कोई बच्चा हो जो आपको नहीं जानता, वो देख के ही आता है, और जब वो ये बोलता है तो मेरा तो गर्व से सीना फूल जाता है। ऑनेस्टली बोलता हूं कि मेरे जब बच्चे कुछ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो टेक्निकल कोर्स कर रहा हो और सौरभ शुक्ला को नहीं जानता या mysurgery.com को नहीं जानता हो। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और आज भी आप बच्चों को इतने अच्छे से गाइड करते हो, ऐसे ही करते रहो, क्योंकि सफलता इसी को कहते हैं कि हम बढ़ते जाएं। आज आपने इतना ग्रो किया, आज आपके बच्चे इतना ग्रो करके आगे बढ़ रहे हैं, कई बच्चे आपके भी चैनल बना के कर रहे हैं, तो ये बड़ी सफलता होती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा बच्चों कि आपके सामने इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि सौरभ सर का ग्रेजुएशन तक कंप्यूटर बैकग्राउंड ही नहीं था, और आज कंप्यूटर फील्ड के मास्टर हैं। नो डाउट कि C++, डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी लैंग्वेज में सौरभ सर का कोई मुकाबला, मैं तो जो देखता हूं वो बता रहा हूं कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब ये अपने आप में अचीवमेंट है, और जिसने कभी ग्रेजुएशन तक कंप्यूटर नहीं देखी, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आप सब कर सकते हो, और आपके लिए एक रोल मॉडल है, और इस चीज को समझिए। बस इतना ही बोलूंगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच।